हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स बेस्ड ऑन एग्जाम एनालिसिस। गाइस, आपका जो 90% पेपर बनता है यूजीसी नेट मैनेजमेंट का वो इन्हीं टॉपिक से सेट किया जाता है, बिकॉज ये वो टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। मतलब इनको आप एवरग्रीन टॉपिक कह सकते हो। तो गाइस, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से इन टॉपिक से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, ये जो क्लास रहने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो यूजीसी एंड मैनेजमेंट कैटेगरी के इस एग्जाम में अपीयर करना चाहते हैं। तो गाइस, मैं बता दूं कि ये हमारी इस क्लास का पार्ट 1 है और पार्ट 2 मैं कल अपलोड कर दूंगा। कल का मतलब है 28 तारीख, 28 जून को अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज 27 जून है। तो मैं कल इस क्लास को अपलोड कर दूंगा सेकंड पार्ट को, तो आप उसको भी देख लेना। आपका एग्जाम 29 को होगा, तो उससे पहले आप इन दोनों क्लासेस को जरूर गो थ्रू करें। इससे आपको अपने स्कोर को बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। गाइस देखो, मैं बता दूं कि अभी जो एग्जाम हुआ है कॉमर्स का 24 जून को, इसमें ये हुआ है कि जो आपका पीवाईक्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो जितने भी मैनेजमेंट के एस्पिरेंट्स हैं, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप पीवाईक्यूज जरूर प्रैक्टिस करें 2024 के और 25 के। ये 2 साल के पीवाईक्यूज आप अच्छे से लगा लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इस बचे हुए टाइम में। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पीवाईक्यूज लगाने में, क्योंकि सिंगल सिंगल सेशन में एग्जाम हुए थे। तो आराम से आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास है अवेलेबल तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर लो। अगर अवेलेबल नहीं है तो हमारी ऐप के अंदर कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है पीवाईक्यूज, तो आप उनको डाउनलोड करके वहां से उनको गो थ्रू कर सकते हो। तो हमारी ऐप जो है उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। ऐप के होम पेज पे आपको दिख जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन, वहीं पे आपको जा करके पीवाईक्यूज डाउनलोड कर लेने हैं। और क्योंकि पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की क्लास ऑलरेडी ले ली है। तो उस क्लास का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वीडियो के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की जो क्लास का लिंक है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए गाइस, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट और रह गया, उसको डिस्कस कर लेते हैं। गाइस देखो, जो फीडबैक है वो कुछ इस तरीके से निकल के आया है, ये आप देख सकते हो। एक स्टूडेंट है जिन्होंने अभी कॉमर्स का रिसेंटली एग्जाम दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे उनको, जो पढ़ाया था हमने रिवीजन सीरीज से और कोर्स से भी। तो इस तरीके का जो एडवांटेज है वो स्टूडेंट्स को मिलता है अगर वो इनरोल करते हैं और स्टडी करते हैं। तो अगर आपका टारगेट दिसंबर एग्जाम है, इनकेस अगर आप दिसंबर एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, तो हमने आपको 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं। तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस, करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो कंप्लीट जो कंटेंट हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है। तो चलिए गाइस, कंटिन्यू करते हैं। गाइस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी मैनेजमेंट थियोरीज हैं। यहाँ से हमेशा हर बार हर सेशन में क्वेश्चन बनता है, कोई ना कोई थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। लिख के ले लो, मिलने वाला है। तो गाइस देखो, फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो है 1856 से लेकर के 1915 तक रहे, और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये तो आपको कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपको पता होंगे पहले से ही। टेलर बिलीव दैट प्रोडक्टिविटी कुड बी इंक्रीज थ्रू साइंटिफिक मेथड रेदर देन ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब मेथड। याद रखिए, ये जो स्टेटमेंट है कि रूल ऑफ थंब मेथड को ना अपना करके हमें साइंटिफिक मेथड्स को अपनाना चाहिए, ये दी थी फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। ठीक है गाइज, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं। एक और फैक्ट देख लेते हैं कि जो इनकी मेजर बुक रही है, जो बहुत पॉपुलर रही है, इस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसके अंदर 4 प्रिंसिपल जो है इन्होंने डिस्कस किए थे। ये 4 प्रिंसिपल जो है आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। पहला प्रिंसिपल था इनका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो ये है कि जो पहले से जी चीजें चलती हुई आ रही है उसको नहीं हमें अपनाना है, हमें साइंस को अपनाना चाहिए। यूज साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी टास्क। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया, ये काम ये जो है पहले से होते हुए आ रहे हैं हम वही करेंगे, नहीं। साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हुए हमें काम करना चाहिए। तो इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया दैट इंस्टेड ऑफ गैसिंग हाउ टू लिफ्ट हैवी मटेरियल, डिटरमाइन द बेस्ट मेथड एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंट करो और देखो कि बेस्ट मेथड क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें हैवी मटेरियल जो है वो लिफ्ट करना चाहिए, ना कि गैस करके। साइंटिफिक नेक्स्ट जो इनका प्रिंसिपल था, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर इन्होंने इस बात को बढ़ावा दिया कि वर्कर्स जो है उनको साइंटिफिकली एंड ट्रेन करना चाहिए। साइंटिफिकली चूज करो उनको और ट्रेन करो प्रॉपर तरीके से, तभी कंपनी में आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम हो पाएगा। थर्ड था कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शुड कॉपरेट रेदर देन मेयरली सुपरवाइज। तो सुपरवाइज नहीं करना चाहिए बल्कि कॉपरेट करना चाहिए। वर्कर्स कई बार अच्छे से काम करना चाहते हैं, बट कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट सुपरवाइज करता है कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, नहीं नहीं ऐसे ही करना है, लेकिन फिर इससे क्या होगा, उनकी क्रिएटिविटी मर जाएगी। तो कॉपरेट करना है, ना कि हमेशा उनको सुपरवाइज करते रहो।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, हर किसी को काम दो अपना अपना। प्लानिंग शुड बी डन बाय मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूशन बाय वर्कर्स, तो यहाँ पर कंप्लीट जो काम है वो प्लानिंग के साथ होना चाहिए। तो ये चार जो है आप देखेंगे कि ये उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, किसने दिए थे? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ टेलर्स की टेक्निक भी रही हैं जो कि काफ़ी फेमस रही हैं। टाइम स्टडी हो गया, कई बार क्वेश्चन बन जाता है ना कि बताओ टेलर्स की टेक्निक कौन सी है, 5-6 ऑप्शन दे दिए, अब इसमें से 4 आपको चुनना होगा या 5 चुनना होगा, इस तरीके से। तो टाइम स्टडी हो गया, मेजर्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर जॉब। मोशन स्टडी हो गया, फाइंड्स अननेसेसरी मूवमेंट्स। फटीग स्टडी, रिड्यूस वर्कर एग्जॉशन। मेथड स्टडी, डिटरमाइंस द बेस्ट मेथड। डिफरेंशियल प्राइस पीस रेट सिस्टम। एफिशिएंट वर्कर्स रिसीव हायर वेजेस। गाइस यहाँ पर गलती से नंबरिंग डल गई है, नंबरिंग इस तरीके से नहीं है, मैं इसको बता देता हूँ किस तरीके से है ये इस तरीके से है। टाइम स्टडी जो है उसका काम क्या है? मेजर करना टाइम पीरियड फॉर टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। मोशन स्टडी का काम क्या है? फाइंड्स अननेसेसरी मूवमेंट्स। देन फटीग स्टडी का काम क्या है? रिड्यूस करना वर्कर्स का एग्जॉशन। मेथड स्टडी का काम क्या है? डिटरमाइंस द बेस्ट मेथड। और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का काम क्या है? एफिशिएंट वर्कर्स रिसीव हायर वेजेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे मतलब नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 5, नंबर आपका 7 और नंबर 9, यही इनकी टेक्निक्स रही हैं। बाकी जो सेकंड नंबर पे 4th नंबर पे जो मेंशन है यहाँ पर इनका एक्सप्लेनेशन है ना, तो बाय मिस्टेक वो गलती से मुझसे सब पे नंबर डल गए हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर टोटल जो है 5 चीजें ही हैं। हेनरी फ्योल काफ़ी फेमस रहे हैं, 1841 से 1925 तक रहे और इनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहा जाता है। अच्छे से याद रखना कि इनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। मेजर बुक रही है इनकी जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। कई बार बुक से रिलेटेड बन जाता है क्वेश्चन की ये बुक किसने लिखी है। देखो गाइस, इन्हीं के 14 प्रिंसिपल्स हैं जो कि काफ़ी फेमस है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं ये। तो यहाँ पर जो 14 प्रिंसिपल्स, जो 14 सिद्धांत हैं। अच्छा, मैं गाइस हिंदी मीडियम वालों से क्षमा चाहूंगा, माफी चाहूंगा, क्योंकि वैसे देखो एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करता तो और टाइम लग जाता क्लास को लाने में, तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया। बट जो हमारे कोर्सेज होते हैं, जो हमारी क्लासेस होती हैं, पेड क्लासेस होती है, कंप्लीटली बायलिंगुअल होती है, मतलब हर एक 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 सिंगल वर्ड आपको बायलिंगुअल फॉर्मेट में लिखा मिलता है। बट क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं है एग्जाम में ज़्यादा और एग्जाम आपका अब होने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया है। बट मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में कर रहा हूँ, तो आई थिंक आप सभी को आराम से जो है समझ में आ रहा होगा। फ्यूल्स के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो क्या कहते हैं, गाइस देखो एक करके समझ लेते हैं जल्दी से। पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। इस पर ये काम ये बताता है स्पेशलाइजेशन इंक्रीज एफिशिएंसी, जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी मस्ट अकम्पनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अथॉरिटी दी जाएगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी उसके साथ साथ। ये दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। एम्प्लॉयज शुड ओबे रूल्स, जो भी रूल्स बनाए कंपनी ने उसको स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करना है। नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। वन एम्प्लॉय वन बॉस, ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय को 4-5 लोगों ने काम दे दिया कि हमें हमारा भी काम करके लाओ, नहीं, एक ही बॉस को एक ही एम्प्लॉय, एक जो एम्प्लॉय है वो एक ही बॉस के अंडर में काम करेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन प्लान फॉर वन ऑब्जेक्टिव, तो ताकि सब जो सभी का जो डायरेक्शन है काम करने का वो एक ही दिशा में हो। नेक्स्ट है आपका सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। रेम्यूनरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फेयर वेजेस की बात कही गई है। सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो यहाँ पर जो काम है वो मतलब जो डिसीजन लिए जाएंगे उसको सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब ये होता है सिंपल कि जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर है वो एक पर्सन के हाथ में होगी, मतलब ऊपर जो मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट है उसी के हाथों में होगी। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सभी के हाथों में बांट दी जाती है, जो मैनेजर्स हैं, ताकि वो अपने लेवल की जो डिसीजन है वो खुद ले सकते हैं। तो इसके बीच में जो है एक सामंजस्य बिठाना है हमें, इसके बीच में कोऑर्डिनेशन रखना है। स्केलर चेन होता है जिसमें हम हायरार्की को जो है उसको क्लियर करते हैं कि हायरार्की किस तरीके से काम करेगी। जो ऑर्डर होगा मतलब जो मैनेजर हैं और एम्प्लॉय उसके बीच में ऑर्डर, राइट पर्सन एट राइट प्लेस, मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉय जो है वो मैनेजर की जगह ले ले, तो मैनेजर को अपनी जगह पर, एम्प्लॉय को अपनी जगह पर, और जो पियोन है उसको अपनी जगह पे काम करना है ना, तो ऑर्डर रहेगा। इक्विटी रहेगी, फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सबको। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। इनिशिएटिव, इनकरेज आइडियाज, ताकि लोग अपना आइडिया लें, क्रिएटिव बन सकें। स्प्रिट डिकॉप्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, टीम स्प्रिट बनी रहे, सब लोग इकट्ठे एक मिल करके एक ही तरीके से काम करें, एक दूसरे का साथ दें, तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बन सकता है। फ्यूल्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब वैसे देखो हेनरी फ्योल ने कुछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए थे और स्टार्टिंग में पीओ ट्रिपल सी करके इनको बोला गया। तो ये होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अभी मॉडर्न वर्जन में इसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कहा गया। स्टाफिंग डायरेक्टिंग को रिप्लेस किया गया
जबकि पहले कमांडिंग था और कोऑर्डिनेटिंग था, है ना। तो इसी को बाद में मॉडर्न में इस तरीके से जो है कन्वर्ट कर दिया गया, जबकि स्टार्टिंग में देखा जाए तो इसको फ्योल ने ही दिया था, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते थे। मैक्स वेबर काफ़ी फेमस रहे हैं, ये भी 1864 से 1920 तक जो है इनका रहे जिए। फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी के इनको फादर कहा जाता है। ब्यूरोक्रेटिक फादर मतलब जो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है उसको, या ब्यूरोक्रेसी सिस्टम बोला जाए तो उसको फादर कहा जाता है इनको। अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गवर्न बाय रूल्स एंड हियरार्की, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कि रूल्स और हियरार्की के थ्रू चलेगा, तो इसको ब्यूरोक्रेसी कहा गया। अब गाइस इसके अंदर देखो फीचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, ताकि स्पेशलाइज जॉब हो सके, हर हर इंसान को अपने जैसा काम मिले। हियरार्की, क्लियर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, रिटर्न रूल्स होने चाहिए जिसको फॉलो किया जाएगा। इम्पर्सनैलिटी, कोई भी पर्सनल फेवरेटिज्म नहीं होगा, जो जिसका काम है वही करेगा। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, प्रमोशन एंड बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन। रिटर्न रिकॉर्ड्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होनी चाहिए। तो इस तरीके की अगर चीज़ें चल रही हैं, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी है। ये जो भी चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनियों में होती हैं। आपने देखा भी होगा, कोई बैंक अगर किसी बैंक में आपको जॉब चाहिए तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, रिटर्न रिकॉर्ड्स रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलना पड़ता है। कोई भी आपका फेवरेटिज्म नहीं करेगा, ना सिलेक्शन में ना ही काम में। हियरार्की ही जो है अपने तरीके से काम करती है, डिवीजन ऑफ लेबर रहता है कि कौन क्या काम करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट उसमें पाई जाती हैं। अब वैसे हम बात कर लेते हैं अथॉरिटी टाइप्स की, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है? बेस्ड ऑन कस्टम। जैसे राजा, राजा जो है अपने तरीके से काम करेगा, ट्रेडिशनल अथॉरिटी है वो, और जो भी चलता हुआ आ रहा है उस तरीके से काम करेगा। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी होती है बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी, कि भाई कोई पर्सन कैसा है, जैसे कोई बहुत अच्छा लीडर है, ग्रेट लीडर है, उसको हम कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी की कैटेगरी में डाल देंगे। रैशनल लीगल अथॉरिटी क्या होगी? बेस्ड ऑन लॉज। सो गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं जनरली रैशनल लीगल अथॉरिटी के तरीके से काम करते हैं, उनके अंदर इस तरह की पर्सनैलिटी पाई जाती है। पर्सनैलिटी हमने देख लिया। अब गाइस देखो हम बात कर लेते हैं इल्टन मायो की। इल्टन मायो काफ़ी फेमस रहे हैं, 1880 से 1949 तक ये जिए। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मैन मूवमेंट, याद रखिए ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के फादर इनको कहा जाता है, ना कि ह्यूमन बिहेवियर। कई बार क्वेश्चन बनता है ह्यूमन बिहेवियर के फादर कौन है, तो ह्यूमन बिहेवियर के नहीं है, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के फादर हैं ये। इन्होंने एक स्टडी की थी जिसकी वजह से इनको बहुत फेमस मतलब पॉपुलैरिटी मिली। हॉथॉर्न स्टडी के नाम से जाना गया इसको। इसको किया गया था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में, जो कि शिकागो में है। 1924 से 32 तक जो है स्टडी चली, और इसी की वजह से इनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, हॉथॉर्न स्टडी। अब गाइस देखो हॉथॉर्न स्टडी में जनरली यही पता करने गए थे ये लोग कि भाई अगर हम लाइटिंग अच्छी कर दें, जहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर लाइटिंग हम अच्छी कर दें तो क्या एम्प्लॉय और अच्छे से काम करेंगे, क्या उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन स्टडी ये करने गए थे, लेकिन स्टडी में जो रिजल्ट है वो इस तरीके से फाइंड आउट हुआ कि लाइटिंग का तो कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी काम पे। लेकिन अगर उनको ये पता चल जाए कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है जब हम काम कर रहे हैं, तो वो और अच्छे से काम करते हैं। तो इस तरीके की जो स्टडी वो निकल के आई सामने। सो यहाँ पर गाइस देखो एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया अपने लाइफ टाइम में वो ये थे। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया, रिले असेंबली टेस्ट रूम किया, इंटरव्यू प्रोग्राम, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम किया, एंड हॉथॉर्न इफेक्ट किया। हॉथॉर्न इफेक्ट सबसे फेमस रहा है, और जनरली यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो एम्प्लॉयज परफॉर्म बेटर व्हेन दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व, तो जब उनको पता चलता है कि भाई वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं तो वो और अच्छे से मेहनत करके काम करते हैं। इसी को हॉथॉर्न स्टडी में जो है फाइंड आउट किया गया। पीटर ड्रूकर जो है 1919 से 2005 के बीच रहे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। तो वैसे अगर पूछा जाए कि मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कौन है, तो पीटर ड्रूकर। ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है? एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इन्होंने ही दिया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय जॉइंटली सेट गोल्स, आपस में मिल करके जो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज हैं वो मिल करके जो गोल्स हैं वो सेट करते हैं कि हमें कितना काम करना है, कैसे काम करना है। ठीक है। स्टेप्स क्या होते हैं गाइस एमबीओ के? सो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर डेवलप करना एक्शन प्लान कि कैसे करना है, फिर मॉनिटर करना परफॉर्मेंस को, फिर इवैल्यूएट करना रिजल्ट को, फिर प्रोवाइड फीडबैक करना। ये स्टेप्स याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार एमबीओ की फुल फॉर्म कई बार तो इससे रिलेटेड फैक्ट पूछे जाते हैं, और कई बार तो स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने के लिए। तो ये फैक्ट ये जो स्टेप्स अच्छे से याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। नॉलेज वर्कर कौन होता है गाइस? सो वर्कर्स हुज प्राइमरी एसेट इज नॉलेज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंजीनियर, प्रोफेसर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इनकी नॉलेज ही जो है इनकी एसेट है, तो इनको कहा जाता है नॉलेज वर्कर। ठीक है। तो इन्होंने इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो दिए। इसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया डिसेंट्रलाइजेशन का, डिसीजन मेकिंग शुड बी डेलीगेटेड अप्रोप्रिएटली। तो जो डेलीगेशन है मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो क्या करना चाहिए? अप्रोप्रिएटली जो है उसको डेलीगेट करना चाहिए। इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंटिन्यूसली इनोवेट, ये भी उन्होंने कहा कि भाई जो कंटिन्यूसली इनोवेशन है वो जरूरी है। कस्टमर ओरिएंटेशन होना चाहिए, द पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड कीप अ कस्टमर। तो कस्टमर को सिर्फ सामान बेचना नहीं है, उसको अपने तक अपने साथ बनाए रखना, उसको अपने साथ बड़ा टफ टास्क है, उसको बनाए रखना है। ये सब इन्होंने बताया।
अब गाइस देखो हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं सभी का। तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इनको कहा गया साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। थ्योरी इन्होंने दी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, एफिशिएंसी जो है इनका मेन कोर कॉन्सेप्ट था। फिर हेनरी फ्योल, इनको जाना जाता है फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से, 14 प्रिंसिपल्स दिए इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी। मैक्स वेबर को ब्यूरोक्रेसी का फादर कहा जाता है और रूल्स एंड हायरार्की के बारे में बताया इन्होंने। हिल्टन मायो को फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन कहा जाता है, ह्यूमन रिलेशन, जो कि हॉथॉर्न इफेक्ट से रिलेटेड है। सोशल नीड जो है इसके बारे में उन्होंने बताया। पीटर ड्रूकर, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इन्होंने इसको बनाया और उनको मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है। तो ये जो है एक कंपैरिजन है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गया ना। बाकी मैंने ईयर्स आपको स्टार्टिंग में मेंशन कर दिए थे कि कौन किसका बर्थ कब हुआ, कौन कब पैदा हुआ। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए guys, आगे बढ़ते हैं। एमबीओ कब बना? 1954 में। हॉथॉर्न स्टडी कब हुई थी? 1924 में। तो गाइज ये भी अच्छे से याद रख लीजिए क्योंकि ये बार इनके ईयर्स भी पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे गाइज मोटिवेशनल, जो मोटिवेशन थ्योरीज हैं, मैस्लो, हैजलबर्ग, मैकग्रेगर, मैक्सवेल एंड रोम। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही बार ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो गाइज इनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। अब्राहम जो मैस्लो जो थे 1908 से 1970 तक रहे दुनिया में। हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इन्होंने दी, नीड हायरार्की थ्योरी जिसको कहते हैं हम लोग, 1943 में दी थी थ्योरी इन्होंने। So Maslow proposed that human needs are arranged in a hierarchy and individuals are motivated to satisfy lower level needs for before higher level needs। तो उन्होंने बताया कि कुछ नीड्स होती हैं इंसानों की और उस नीड्स को फुलफिल करने के बाद वो मोटिवेट फील करते हैं अपना। तो इन्होंने एक पेपर लिखा था अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, उसके अंदर ही इस थ्योरी को पब्लिश किया गया था। अभी गाइस याद रखना पेपर का नाम क्या है, क्योंकि कई बार पेपर पूछ लिया जा सकता है कि जो थ्योरी है वो किस पेपर में पब्लिश हुई थी। अब गाइस देखो यहाँ पर ये बॉटम से टॉप में आते हैं हम। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड होती है इंसान की, रोटी कपड़ा और मकान। फिर सेफ्टी नीड आती है कि हमें भाई घर मिल जाए, झोपड़ी मिल जाए रहने के लिए। फिर सोशल नीड आती है, बिलोंगिंग की, जब भाई हमारे फ्रेंड्स बने, हमें कोई प्यार करे, रिलेशनशिप हो हमारा। फिर स्टीम नीड्स आती है जहाँ पर हम चाहते हैं कि हम कोई हमें मतलब हमारी ग्रोथ हो, हमारा प्रमोशन हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज किया जाए सोशली और हम मतलब जो है बिल्कुल अपने टॉप के लेवल तक लेके जाए अपने आप को। तो हम एक एक करके देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि फूड वाटर जो है वो किस उस नीड में आएगा, तो साइकोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड में आएगा। दिस इज बेसिक सर्वाइवल, फूड वाटर शेल्टर स्लीप एंड एयर। गाइस दिस इज द बेसिक सर्वाइवल, तो ये आएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स में। ठीक है, वर्क प्लेस एग्जाम्पल दिया जाए तो बेसिक सैलरी, रेस्ट ब्रेक हो गया, ये सब जो है बेसिक सर्वाइवल होते हैं। सेफ्टी नीड्स की बात की जाएगा तो देखो इसके अंदर आ जाएगा आपका जॉब सिक्योरिटी, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस, फिर वर्क सेफ वर्क प्लेस एंड पेंशन। ये सब आपके सेफ्टी नीड्स में आता है। तो गाइस एक बार रोटी कपड़ा मिल गया तो देन आप अपने आप की सिक्योरिटी चाहते हैं। देन आपकी बात आता है सोशल नीड्स, जिसमें हम फ्रेंडशिप, टीम वर्क, लव एंड ग्रुप एक्सेप्टेंस चाहते हैं। उसके बाद आता है आपका स्टीम नीड, जिसमें हम रिकॉग्निशन चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं अपना, हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़े, हमें अवार्ड मिले, है ना, स्टेटस हमारा अच्छा रहे। और फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो कि हाईएस्ट नीड होती है, हाईएस्ट लेवल की नीड है ये। हम क्रिएटिव बनना चाहते हैं, इनोवेट करना चाहते हैं, पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं और अचीव अपना फुल पोटेंशियल अचीव करना चाहते हैं। सो गाइस दिस इज द जो आपका एक नीड थ्योरी है। अब इसमें guys देखो एक कई बार ना हायरार्की पूछ ली जाती है, सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल आएगा, फिर सेफ्टी, फिर सोशल नीड, फिर स्टीम नीड, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है पहले भी बन चुका है, इसमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने के लिए कि पहले कौन आता है बाद में कौन आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्रेडरिक हजरबर्ग जो है 1923 से 2000 में तक रहे और टू फैक्टर थ्योरी उन्होंने बनाई थी 1959 में। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको केवल डुअल फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब इनका जो मेन आइडिया था जॉब का सेटिस्फेक्शन और जॉब का डिससेटिस्फेक्शन को लेकर के, दो फैक्टर हो गए, इसी के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया था इस थ्योरी में। अब एक बार समझ लेते हैं इसकी थ्योरी क्या है। इन्होंने कहा भाई दो फैक्टर होते हैं, एक होता है आपका हाइजीन फैक्टर और एक आपका होता है हाइजीन फैक्टर और दूसरा होता है आपका मोटिवेटर। ठीक है, मोटिवेशन फैक्टर। तो एक आ गया आपका हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर में इन्होंने बोला कि आपके डिससेटिस्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, मतलब इंप्लॉय को डिससेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा अगर ये फैक्टर होंगे। जैसे अगर उसको सैलरी टाइम से मिलती रहे तो वो डिससेटिस्फाइड नहीं होगा, मतलब वो सेटिस्फाइड तो नहीं है लेकिन डिससेटिस्फाइड भी नहीं है। कंपनी पॉलिसी जो है अगर ठीक ठाक चल रही है, अच्छी बनी हुई है, तो वो क्या है, डिससेटिस्फेक्शन फील नहीं करेगा, काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग कंडीशन अगर अच्छी रहेंगी तो वो काम करता रहेगा। जॉब सिक्योरिटी हो गई, सुपरविजन हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशन हो गया, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो काम करता रहेगा, उसको डिससेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा। लेकिन सेटिस्फेक्शन किससे फील होगा? सेटिस्फेक्शन उसको फील होगा मोटिवेटर वाले फैक्टर से। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अचीवमेंट, रिकॉग्निशन उसको मिल जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी जाए, उसकी ग्रोथ हो जाए, एडवांसमेंट हो जाए उसके काम का, मीनिंगफुल वर्क मिल जाए, इससे उसको मोटिवेशन मिलती है काम करने के लिए, इससे वो सेटिस्फाइड फील करता है। तो यहाँ पर ये मोटिवेटर फैक्टर्स हैं। और जो
हमने अभी डिस्कस किए, दीज आर दी हाइजीन फैक्टर। एक बार पूछा गया था सैलरी जो है वो किस तरह का फैक्टर है, तो आपका हाइजीन फैक्टर है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। डॉगलस मैकग्रेगर थ्योरी है, 1906 से 1964 तक ये रहे। थ्योरी एक्स थ्योरी वाई के नाम से जाना गया। 1960 में इस थ्योरी को बनाया था इन्होंने। बुक थी आपकी ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, तो ये बुक इन्होंने लिखी थी, इसी में इसको पब्लिश किया गया था। तो गाइस देखो, थ्योरी एक्स जो है ट्रेडिशनल व्यू पे काम करती है। सो मैनेजर्स एज्यूम एम्प्लॉयज डिसलाइक वर्क। भाई थ्योरी एक्स जो है वो ये एज्यूम कर रही है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो काम को पसंद नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, स्ट्रिक्ट सुपरविजन उनको पसंद नहीं है, और इस चीज़ की नीड भी पड़ती है। एंड आर मोटिवेटेड मेनली बाय मनी। केवल मनी की वजह से मोटिवेशन आती है उनके अंदर, बाकी उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं आती। तो ये थ्योरी एक्स है ना। और अब हम बात करते हैं थ्योरी वाई की, है ना। अच्छा, इसके अंदर जो आपकी थ्योरी एक्स है, इसके अंदर ये वाली मैनेजमेंट स्टाइल काम करती है, अथॉरिटेरियन, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना पड़ता है, क्लोज सुपरविजन करना पड़ता है, तभी बात बनेगी, नहीं तो वो काम नहीं करेंगे। अगर आपने ऑब्जर्व किया कि जो आपकी कंपनी के अंदर इंप्लॉय है वो थ्योरी वाई वाले हैं, मतलब ये मॉडर्न व्यू है इसके अंदर। मैनेजर्स एज्यूम करता है एम्प्लॉयज को कि वो इंजॉय करते हैं वर्क को, जो जो अगर एम्प्लॉय काम को इंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो फिर वो थ्योरी वाई है, मतलब वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर सेल्फ मोटिवेटेड, क्रिएटिव होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। यहाँ पर जो मैनेजमेंट स्टाइल यूज होता है वो होता है पार्टिसिपेटिव, डेमोक्रेटिक एंड एम्पावरिंग। इस तरह का जो है मैनेजमेंट स्टाइल जो है फॉलो होता है, ठीक है। तो ये गाइस इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने कंपैरिजन डाल दिया है, इसको आप याद कर सकते हो, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई का। थ्योरी एक्स क्या है, लेजी इंप्लॉयज के लिए है, एक्सटर्नल कंट्रोल यहाँ रहता है, यहाँ पर अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, एंड अथॉरिटेरियन यहाँ पर मैनेजमेंट स्टाइल होता है, एंड पनिशमेंट भी इनको कई बार देनी पड़ती है काम करवाने के लिए। थ्योरी वाई जो है, रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज यहाँ पर होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होता है, एक्सेप्ट करते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एंड पार्टिसिपेटिव होते हैं, एंड एम्पावरमेंट जो है वो उनका बना, मतलब इस चीज़ से फील आता है। नेक्स्ट आपको गाइस डेविड डेविड मैक्सिलेंट 1917 से 1998 तक ही जिंदा रहे, 1998 तक, ठीक है। तो गाइस इन्होंने नीड थ्योरी बनाई 1961 में, इसको थ्री नीड्स थ्योरी भी कहा गया। अब गाइस इसके अंदर ना ये जो नीड है, तीन फैक्टर्स हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ये आपका नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है। सो पीपल वांट सक्सेस, चैलेंजिंग टास्क एंड पर्सनल अकम्पलिशमेंट, दिस इज द अचीवमेंट, कि भाई इस चीज की नीड होती है। तो भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मॉडरेट रिस्क टेक लेते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, एंड एंजॉय करते हैं फीडबैक को। सो नीड फॉर द अचीवमेंट। इसके अलावा नीड फॉर पावर। अब इसके अंदर गाइस जो फैक्टर आते हैं, पीपल क्या चाहते हैं, पीपल चाहते हैं अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, लीडरशिप एंड कंट्रोल। सो दिस इज द पावर, वो पावर चाहते हैं, ठीक है। देन आता है आपका नीड, थर्ड नीड, एफिलिएशन। तो इसमें क्या आता है गाइस, जैसे हमने देखा था नीड थ्योरी में, जो मैस्लो की नीड की थ्योरी थी आपकी, ये जो एफिलिएशन होता है उसमें आपका फ्रेंडशिप, टीम वर्क, सोशल एक्सेप्टेंस, गुड रिलेशनशिप, सारी चीजें आ जाएगी। तो ये जो है इसके इस वाले थ्योरी में नीड फॉर एफिलिएशन के अंदर आते हैं। इसको शॉर्ट में कहते हैं एनएफ करके, है ना। तो गाइस ये जो है नीड फॉर अचीवमेंट, एन एन एक् हो जाएगा, ठीक है, एन एक्। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका नीड फॉर पावर, ये हो जाएगा एनपो, और जो नीड फॉर एफिलिएशन वो हो जाएगा एनएफ, ठीक है। मैक्सवेल के अब इस तरीके से याद रखेंगे, जो मैक्सवेल की थ्योरी है उसके अंदर अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन की बात की गई है। यही तीन तरह की जो है वो नीड होती है इंसानों की। विक्टर रूम थ्योरी 1932 में आई, और इसके अंदर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहा गया, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इन्होंने दी। विक्टर रूम एक पर्सन, मतलब एक पर्सन थे, थिंकर थे, तो 1932 में ये पैदा हुए थे, और उन्होंने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी 1964 में। मेन आइडिया क्या था इनका, एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड व्हेन दे बिलीव। तो जब वो बिलीव करते हैं कि उन एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड उनको मिल रहा है, जब जिस तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस आप रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखो थ्री कंपोनेंट्स हैं। एक्सपेक्टेंसी हो गई आपकी। तो एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, जो एक एम्प्लॉय वो सोचता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे मतलब मैं अगर मेहनत करूंगा, इफ आई वर्क हार्ड आई कैन परफॉर्म वेल, तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बन रहा है एफर्ट का परफॉर्मेंस के साथ। जब उसको ये फील हुआ, देन उसके बाद उसकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी वाली बात आएगी कि भाई अगर मैंने परफॉर्म अच्छा किया है तो मुझे रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। रिलेशनशिप क्या बन रहा है, परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड के साथ। और जब हम मुझे रिवॉर्ड मिलेगा तब क्या होगा, है ना। सो हाउ वैल्यूएबल इज द रिवॉर्ड टू मी। अब जो मुझे रिवॉर्ड मिला है वो कितना वैल्यूएबल है, ऐसा नहीं कि भाई 100 रुपये पकड़ा दिए गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो अच्छा बोनस होना चाहिए, या प्रमोशन हो गया, या रिकॉग्निशन मिल गया, फ्लेक्सिबल वर्क टाइम उसको दे दिया गया। इस तरह की जो चीज़ें वो बैलेंस में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर तीन चीजें देखी हमने। जो विक्टर रूम्स का मोटिवेशनल फोर्स है वो काम करता है एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रूमेंटेलिटी मल्टीप्लाई बाय बैलेंस। तो मतलब तीनों ही आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। अगर एक भी जीरो हुआ, जैसे
अगर वो एक्सपेक्टेंसी रखता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, अच्छा परफॉर्म किया तो वो रिवॉर्ड मिलेगा, वैसा एक्सपेक्टेशन रखता है। और वैलेंस मतलब कितना वैल्यूएबल रिवॉर्ड है, अगर रिवॉर्ड ही 100 रुपये दिए जा रहा है, इसका मतलब है कि जो भी स्टार्टिंग में उसने सोचा सब जीरो हो जाएगा, है ना। तो अगर बैलेंस जीरो हुआ तो सब जीरो, अगर यहाँ जीरो हुआ तो सब जीरो। इसका मतलब तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो जो है कंप्लीट मिलकर के फोर्स बनाता है, मोटिवेशनल फोर्स बनाता है ना। ये एग्जाम्पल गाइस क्या है इसका, देख लेना एक बार, वैसे तो मैंने समझा ही दिया है, ऐसे इतना इन डेप्थ समझना जरूरी नहीं क्योंकि एग्जाम है आपका, तो हमें शॉर्ट में पढ़ना चाहिए, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग गाइस। तो वैसे देखिए एक बार हम लोग को ना कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो वैसे देखो यहाँ पर इस कई बार ना इस तरीके से आता है कि इसको हिराकी में लगाओ लगाओ कि कौन कब आया। तो अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ हिराकी ऑफ नीड्स, सबसे पुरानी थ्योरी यही है, 1943 में बनाई गई थी इसको। और उसके बाद फ्रेडरिक हेजलबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी आई थी 1959 में। उसके बाद फिर डॉगलस की मैग्रेगर थ्योरी, मैग्रेगर जो थ्योरी है डॉगलस मैग्रेगर थ्योरी एक्स थ्योरी वाई 1960 में आई। फिर डेविड मैक्सवेल की जो थ्योरी थ्योरी थ्री नीड्स थ्योरी 1961 में आई। उसके 19 में अचीवमेंट पावर एप्लीकेशन की बात की गई है। विक्टर रूम की थ्योरी 1964 में आई, एफर्ट परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड, तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आई है ना। तो इस तरीके से एक आपका क्रोनोलॉजी ऑर्डर हो जाएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो ये पूछ सकते हैं भाई कि कई बार ना मैचिंग का क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी थ्योरी कब आई, या कई बार क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाता है, फिर या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये सपोज करो फ्रेडरिक हाइजेलबर्ग थ्योरी जो है वो किस ईयर में आई, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। तो ये जो टेबल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, और यहाँ से क्वेश्चन आपको कल मतलब आपके एग्जाम में जो है देखने को मिल सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। इसके बाद क्रोनोलॉजी मैंने आपको बता दिया है, क्रोनोलॉजी आपको याद कर लेनी है जैसा मैंने के ऊपर बताया आपको थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, क्रोनोलॉजी यहाँ पर गिवन भी इस तरीके से, नाम से भी याद कर लो, पहले मैस्लो, हजरबर्ग, मैकग्रेगर, फिर मैक्सवेल, फिर रूप, सबसे लास्ट में रूप, सबसे पहले मैस्लो। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन पीरियड ऑफ लीडरशिप थ्योरीज, क्रोनोलॉजी। तो वैसे देखो यहाँ पर अगर हम बात करें लीडरशिप थ्योरीज की, तो यहाँ पर सबसे जो पहले थ्योरी आई 1840 के आसपास, ग्रेट मैन थ्योरी बनी, सबसे पुरानी थ्योरी यही है। फिर आपकी ट्रेड थ्योरी आई, अब हम लीडरशिप पढ़ रहे हैं, अब हम मोटिवेशनल थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लीडरशिप थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अर्ली 1900 में आई ट्रेड थ्योरी, फिर बिहेवियरल थ्योरी आई 1930 में, फिर कंटीजेंसी थ्योरी, फिर पाथ गोल थ्योरी, फिर करिस्मेटिक थ्योरी, फिर ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ठीक है, तो वैसे देखो सबसे पहले जो थ्योरी है ग्रेट मैन थ्योरी, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रेट मैन थ्योरी देखो नाम से पता चल रहा है कि ग्रेट मैन है, लीडर्स आर बोर्न, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि लीडर्स आर बोर्न किस थ्योरी में बोला गया है, या कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन बन जाता है, लीडर्स आर बोर्न जो है वो कौन सी टाइप की थ्योरी में बोला गया है। तो ग्रेट मैन थ्योरी, ग्रेट मैन से पता चल रहा है कि जो ग्रेट मैन जो महान आदमी वो पैदा हुआ होगा ना, गांधी जी पैदा हुए, नेल्सन मंडेला पैदा हुए, है ना, इस तरह के जो पर्सन है, पर्सोना है, तो ग्रेट मैन थियोरी है वो, उनको किसी ने बनाया नहीं, वो पैदा हुए थे इस तरीके के ट्रेड्स को लेकर के। अर्ली 1900 ट्रेड थ्योरी बनी, लीडर्स पॉजेस सर्टेन ट्रेड, कुछ विशेषताएं होती हैं लोगों के अंदर जो उनको लीडर बना देती हैं, तो ट्रेड थ्योरी बोलेगी कि भाई कुछ जो विशेषताएं हैं इंसानों के अंदर वो होती हैं पहले से ही। 1930 से 1950 में बिहेवियरल थ्योरी आई, लीडरशिप डिपेंड्स ऑन बिहेवियर। तो देखो बिहेवियरल थ्योरी का मतलब ये था कि भाई जो बिहेवियर है वो फ्रेम करता है लीडरशिप, लीडर को कि कैसे लीडर बनेगा वो, और बिहेवियर को चेंज करके लीडर बनाया भी जा सकता है, बिहेवियर को सिखाया भी जा सकता है। मतलब इसमें ये बोला गया कि अगर हम ट्रेन करें तो हम एक लीडर को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लीडर को बना सकते हैं थ्रू कि उसको हम बिहेवियर उसका चेंज कर दें, उसको सिखा दें, है ना। नेक्स्ट आपका कंटीजेंसी सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, जिसमें जिसको बनाया था फ्रेड विडलर ने। 1960s में जो थ्योरी बनी, बेस्ट स्टाइल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, तो इसमें ये बोला कि भाई हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, कोई सिंगल ट्रेट नहीं हो सकता, एक सिंगल स्टाइल नहीं हो सकता है किसी चीज़ को हैंडल करने का। 1970s के आसपास थ्योरी बनी पाथ गोल थ्योरी, लीडर्स हेल्प एम्प्लॉयज अचीव गोल्स, तो जो लीडर होते हैं वो गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की थ्योरी बनी पाथ गोल थ्योरी। 1977 में बनी करिस्मेटिक लीडरशिप, जिसको मैक्स वेबर ने दिया था, करिस्मेटिक लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, विजन एंड पर्सनैलिटी इंस्पायर फॉलोअर। देखो गाइस कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनकी विजन और पर्सनैलिटी को अपने आप ही जो फॉलोअर्स हैं वो इंस्पायर हो जाते हैं, तो उसको फिर करिस्मेटिक लीडरशिप कहा जाएगा। 1985 में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी बनी, लीडर्स इंस्पायर चेंज एंड इनोवेशन, मतलब ट्रांसफॉर्म करने आए हैं वो लीडर, तो उनको कहा जाएगा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप।
एक मैनेजरियल ग्रिड का कॉन्सेप्ट है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1964 में बना ये कॉन्सेप्ट, डेवलप्ड बाय रॉबर्ट आर ब्लैक एंड जेन एस माउटन, और इसको हम लोग ब्लैक एंड माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि मैनेजर ग्रिड किसने दिया, तो ये दिया था ब्लैक एंड माउंटेन ने, ठीक है, मिल करके दो लोगों ने। और टू डायमेंशन इन्होंने रखे, कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो प्रोडक्शन कितना निकल के आ रहा है, और हमारे एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर मतलब अगर हम बात करें बेसिक लेवल पे, उसके बाद तो फिर एक्सपेंस हैं, प्रॉफिट हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब बाद में बातें आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो प्रॉफिट अपने आप अच्छा बनेगा, और पीपल अगर अच्छे होंगे तो अपने आप ही कंपनी ग्रोथ करेगी। तो जो दो डायमेंशन है उसके बारे में इसमें बात की गई है। अब यहाँ पर ये जो 5 लीडरशिप स्टाइल है, इन्होंने इसको इसमें एक्सप्लेन किया है। जो लीडरशिप स्टाइल है, हम देखो लीडरशिप ही पढ़ रहे हैं अभी हम, और इसमें जो आपका मैनेजरियल ग्रिड है, ये मैनेजर आपका लीडरशिप स्टाइल ही है, इसके अंदर इन्होंने इस बारे में बात करी है। तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि दो कॉन्सेप्ट हैं, दो डायमेंशन है, पीपल और प्रोडक्शन। अब कंपनी किस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, अपने लोगों के ऊपर, कि उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो अच्छा हो, है ना, और वर्किंग स्पेस अच्छा हो उनका, या फिर प्रोडक्शन पे फोकस कर रही है, प्रोडक्शन हमारा अच्छा हो, पीपल बाहर में जाए, हमें मतलब नहीं है उनसे। तो यहाँ पर ये 5 जो हैं इन्होंने बताया कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। पहला है इम्पोवरिशेड। इम्पोवरिशेड, इसमें एक एक का स्कोर होता है दोनों का, लो कंसर्न फॉर बोथ, मतलब पड़ी ही नहीं है किसी चीज़ की, ना तो अपने लोगों की पड़ी, ना एम्प्लॉयज़ की पड़ी, ना हमें प्रोडक्शन की पड़ी है, बिल्कुल ही ढीला काम चल रहा है। और ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम हो जाता है। और फिर सबसे अच्छा ये हो जाता है टीम मैनेजमेंट, जहाँ पर हमें दोनों की परवाह है, हमें काम भी हमें अच्छा मिल जाए, और हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाए, और हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो भी अच्छे रहें। तो दो स्टेजेस ये हो गई, बिल्कुल एक्सट्रीम वाली दो स्टेजेस यहाँ पर है। उसके बाद बीच बीच में आ जाएगा कंट्री क्लब का, मतलब ये हो गया, कंट्री क्लब वाली जो स्टाइल होती है लीडरशिप की, वो कहती है कि हाई पीपल लो प्रोडक्शन, हमें ध्यान देना है कि भाई जो पीपल है उनका ध्यान अच्छे से रहे, प्रोडक्शन कम हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, 1 and 9। और अथॉरिटी कंप्लायंस वाला जो आपकी लीडरशिप स्टाइल है वो कहती है कि प्रोडक्शन बहुत हाई होना चाहिए, और पीपल जो है वो लो रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर आता है मिडल ऑफ द रोड। एक इस तरह की स्टाइल होता है जहां पर दोनों का ख्याल रखा जाता है कि भाई बैलेंस्ड अप्रोच रहे, ठीक है, हमारे एम्प्लॉय भी अच्छे रहें, हमारा प्रोडक्शन भी ठीक ठाक होता रहे, तो दोनों का ख्याल रखना है हमें। फिर आता है टीम मैनेजमेंट लीडरशिप स्टाइल, जहाँ पर 9 का स्कोर किया जाता है, और सबसे अच्छा इसी को माना जाएगा, बेस्ट स्टाइल होती है ये ना। हाई कंसर्न फॉर बोथ आइडल, जहाँ पर हमें दोनों का ख्याल रखना होता है कि भाई दोनों ही ग्रोथ करें, हमारे लोग भी अच्छे रहें, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छे से होता रहे। सो गाइज ये आपका ग्राफ है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन यहाँ पर है, और कंसर्न फॉर पीपल यहाँ पर है। तो अगर देखो ये रहा इम्पोवरिज्ड स्टाइल, दोनों का एक एक स्कोर है, ठीक है, लो, ये भी लो है, मतलब प्रोडक्शन भी लो हो रहा है, और हम एम्प्लॉय का ध्यान भी नहीं रख रहे हैं, इस पॉइंट तक रहेगा। उसके बाद कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और कंसर्न फॉर पीपल, अगर हम देखो बिल्कुल बीच में है ये, ना तो यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, चारों कोने के बीच में पड़ गया 5-5 का स्कोर, तो मतलब ये एवरेज है। आइडल सिचुएशन खैर नहीं कहेंगे, लेकिन एवरेज कहेंगे, मतलब दोनों का ख्याल रखा जा रहा है। कंट्री क्लब स्टाइल, याद रखना कंट्री क्लब में क्या होता है, कंट्री क्लब में हम पीपल का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन हम प्रोडक्शन का ध्यान नहीं रख रहे, मतलब पूरा क्लब ही बना दिया एक तरीके से हमने। और यहाँ पर क्या होता है 9 and 1 स्टाइल में, कि भाई हाँ यहाँ पर हम अपने प्रोडक्शन का तो बहुत ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हम अपने एम्प्लॉय का ख्याल नहीं रख रहे हैं। और 9 and 9 में क्या होगा, जहाँ पर हम टीम स्टाइल, टीम मैनेजमेंट स्टाइल, जहाँ पर हम अपने प्रोडक्शन भी हाई चाहते हैं और हम अपने एम्प्लॉय का भी हाई ख्याल रखते हैं। तो ये सबसे अच्छी सिचुएशन मानी जाती है, जहाँ पर विन विन सिचुएशन है कंपनी के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी, है ना। तो इस तरीके से जो है ग्रिड काम करती है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं लीडरशिप स्टाइल की। तो गाइस देखो कुछ स्टाइल्स हैं जो कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, लीडर अलोन अलोन मेक डिसीजन। तो ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि लीडर खुद अकेले डिसीजन ले रहा है। एडवांटेज क्या होता है, फास्ट डिसीजन लिए जाते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट में निपटा जा सकता है स्पीड से। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, लो मोरल हो सकता है एम्प्लॉयज़ का, एंड क्रिएटिविटी जो है मर जाती है। तो ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि लीडर जो है अकेले डिसीजन लेता है,
डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होती है? नाम से पता चला डेमोक्रेटिक का मतलब है कि एम्प्लॉयज की बातों को सुना जा रहा है। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन द डिसीजन, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एडवांटेज क्या होगा? मोटिवेशन हाई रहती है एम्प्लॉयज में और बेटर टीम वर्क फील होता है। डिसएडवांटेज क्या होगा कि स्लोअर डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें 10 लोगों से पूछना पड़ेगा, एम्प्लॉयज से राय मशवरा लेनी पड़ेगी, तो डिसीजन स्लो हो जाएगा। लेस फेयर लीडरशिप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में बन चुका है, दोबारा बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम, लीडर को हमने कंप्लीट फ्रीडम दे दी भाई कि आप मतलब जो लीडर होते हैं वो कंप्लीट फ्रीडम दे देते हैं कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग काम करो, हमें नहीं, मतलब हमें बस काम करके दे दो। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट इसरो में काम कर रहे हैं, तो अब क्या है, उनको कंप्लीट फ्रीडम दे दी कि भाई आप अपने तरीके से काम करो लैब में, ठीक है, दिन में काम करो, रात में काम करो, बस हमें रिजल्ट चाहिए। तो ये है, हमने कंप्लीट फ्रीडम दे रखी है। लेस स्फेयर में ये होता है, ठीक है, याद रखना। एडवांटेज क्या होते हैं? क्रिएटिविटी आती है इससे, इनोवेशन बढ़ता है। और डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ कंट्रोल, आप फिर कंट्रोल जो है कम हो जाता है, क्योंकि वो दिन में काम करे, रात में काम करे, कभी भी आए कभी भी जाए, उसको हमने पूरी फ्रीडम दे रखी है, बस हमें काम करके देगा अच्छे से, इस बात की गारंटी दे रखी है उस टाइम में। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? लीडर्स फॉलो रूल्स स्ट्रिक्टली, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में क्या होगा कि रूल्स फॉलो किए जा रहे होंगे, है ना, हमने ऊपर डिस्कस किया अभी। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरली होता है, बैंक, मिलिट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनरली यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जाता है। पैटर्निस्ट पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप में क्या होता है कि भाई यहाँ पर लीडर एक्ट करता है लाइक गार्जियन। कॉमन होता है फैमिली ऑन बिजनेस, जो फैमिली में बिजनेस चल रहा है, अगर आपने उसी बिजनेस को आगे कंटिन्यू किया, तो आपके फादर जो हैं, आपके चाचा हैं, जो आपके भैया हैं, वो आपके साथ इस तरीके से बिहेव करेंगे। पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल जो है आपके साथ अपनाई जाएगी, ठीक है। सो लीडर एक्ट लाइक गार्जियन। फैमिली ऑन बिजनेस में जनरली इस तरीके से चीजें होती हैं। कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं एक बार गाइस हम लोग जल्दी से फटाफट से। ग्रेट मैन थ्योरी, लीडर्स आर बोर्न, ट्रेड थ्योरी, अच्छा यहाँ पर फाउंडर लिखा हुआ है तो आप इसके नाम याद कर लीजिए। ग्रेट मैन थ्योरी थॉमस दीदी कार्लियल ने, ठीक है। और ट्रेड थ्योरी स्टॉकडेल ने दी थी। लीडरशिप ट्रेड, बिहेवियरल, ओहियो एंड मैकेनिज्म स्टडीज, मिशिगन स्टडीज, मिशिगन लीडरशिप बिहेवियर। कंटीजेंसी फिडलर ने दी थी, जस्ट अभी हमने ऊपर देखा, सिचुएशन मैटर्स, सिचुएशनल हर्से एंड ब्लैंचार्ड, अडेप्ट स्टाइल टू फॉलोअर, रेडीनेस, पाथ गोल, रिमूव ऑब्स्टिकल, ट्रांसफॉर्मेशनल बर्न्स एंड बैस ने दी थी, इंस्पायर चेंज, ट्रांजेक्शनल थ्योरी दी थी, बर्न्स एंड बैस दोबारा से इन्होंने दी थी, ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजेक्शनल दोनों। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे ओबी की, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यहाँ से अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो ओबी क्या होता है? इट इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बनी रहे और उसको बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हमें स्टडी करनी होती है कि लोग जो है किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके और उनको मोटिवेट किया जा सके। सो गाइस देखो यहाँ पर बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं पाई जाती हैं। तो एक बार देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। तो जो ट्रेट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। ओपननेस, जिससे क्या होता है, क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी आती है। कंसेंशियसनेस, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्गेनाइज्ड, एक्स्ट्रावर्जन, सोशिएबल एंड एनर्जेटिक, अग्रीबलनेस, कोऑपरेटिव एंड काइंड, न्यूट्रोसिज्म, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, लो इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मतलब उसके अंदर इमोशनल लो इमोशनल है, स्टेबिलिटी जो है वो लो इमोशनल रहती है। सो गाइस इसके अंदर इसको आप इस एक्रोनिम से याद कर सकते हो। ओशियन, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूट्रोसिज्म। ये 5 बड़े पर्सनालिटी ट्रेड्स होते हैं दुनिया भर में। तो इससे रिलेटेड जो है ये चीज़ है। अब गाइस देखो, दो, अगर हम पूरी दुनिया को सिंपल टर्म्स में दो भागों में बांटें, जैसे भी इम्प्लॉयज को बांटें, तो टाइप ए और टाइप टू, टाइप बी, दो तरह की पर्सनैलिटी होती है। टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप ए जो होती है वो कॉम्पिटिटिव होती है, इम्पेशेंट होती है, टाइम कॉन्शियस होती है, अग्रेसिव होती है, हाई स्ट्रेस होती है। तो ये मतलब चाहते हैं कि मैं दुनिया को मतलब उड़ा दूंगा, अच्छे से काम करूंगा, भयंकर तरीके से सब कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। टाइप बी जो होती है थोड़ा सा रिलैक्स होती है, पेशेंस होता है इनके अंदर, काम होते हैं, लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो दो तरह की पर्सनैलिटी पाई जाती है। दो ही तरह के इंसान होते हैं, या तो काम होगा या तो अग्रेसिव होगा, दो ही तरह की पर्सनैलिटी है ना, टाइप ए टाइप बी। तो इसको याद रखना। लोकस ऑफ कंट्रोल करके एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। इसको इंट्रोड्यूस किया था जूलियन रॉटर ने।
इंटरनल लोकस कहता है इंसान का बिलीफ्स, ये पर्सनैलिटी है, ये भी पर्सनैलिटी ही है, याद रखिए। लोकस ऑफ कंट्रोल जो है एक जो कॉन्सेप्ट दिया गया है पर्सनैलिटी से रिलेटेड ही दिया गया है। बिलीव करता है आउटकम्स डिपेंड ऑन पर्सनल एफर्ट, ये इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है इंसानों की वो बिलीव करता है कि ये जो हुआ मेरे एफर्ट्स की वजह से हुआ है। जैसे आई सक्सीडेड, मैं बिकॉज आई वर्क हार्ड, मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया, मैंने जारे क्रैक किया क्योंकि मैंने मेहनत की थी, मैंने हार्ड वर्क किया था। इसका मतलब है कि आपका इंटरनल लोकस है अगर आप ये बोल रहे हो और एग्जाम क्रैक होने के बाद। और अगर आप एग्जाम क्रैक होने के बाद ये बोलते हो दैट आई पास एग्जाम बिकॉज द एग्जाम वॉज ईजी, तो उस केस में क्या है, दिस इज योर एक्सटर्नल लोकस। फिर आपकी पर्सनैलिटी जो है एक्सटर्नल लोकस वाली है। बिलीव आउटकम्स डिपेंड ऑन लक और एक्सटर्नल फोर्सेज, जो ये बिलीव करता है कि लक में और एक्सटर्नल फोर्सेज में बिलीव करता है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल लोकस हो गया। और जो अपने अंदर के मेहनत पे बिलीव करता है पर्सनल एफर्ट पे, वो इंटरनल लोकस होता है। ये दो तरह की पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस परसेप्शन की बात करते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक सेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। तो क्या होता है कि हमें भाई सेंस करना है इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। परसेप्शन प्रोसेस, ये गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पहले भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, दोबारा से बन सकता है। ये जो प्रोसेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या आता है, स्टिमुलस आता है, फिर अटेंशन होता है, नेक्स्ट सिलेक्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर इंटरप्रिटेशन, फिर रिस्पॉन्स। स्टार्टिंग स्टिमुलस होगी और लास्ट में जाके हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो गाइज ये 5 स्टेप्स हैं जो कि अच्छे से आपको याद कर लेने गाइज, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब गाइज देखो इसके अंदर कुछ ना परसेप्चुअल एरर्स होते हैं, ये आपको समझ लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हेलो इफेक्ट पे तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है। हेलो इफेक्ट क्या होता है गाइस, वन पॉजिटिव ट्रेट, किसी इंसान का एक पॉजिटिव ट्रेट आपने देखा और उसी के बेसिस पे उसकी ओवरऑल जो उसकी पर्सनैलिटी को जज कर लिया। अब पंक्चुअल एम्प्लॉय इज अज्यूम्ड टू बी एक्सीलेंट इन ऑल एरियाज, अगर एक पंक्चुअल एम्प्लॉय है तो वो हर एक एरिया में एक्सीलेंट होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। अगर ऐसा आप मान लेते हो तो हेलो इफेक्ट है। जैसे किसी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, वो बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोल लेता है, तो आप सोच, अगर आप ये सोचने लग जाओ कि यार वो कितना इंटेलिजेंट है या वो कितना अमीर है, कितना रिच है, अगर आप ये सोचने लगे तो आप गलत सोच रहे हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट ना हो, बस उसको इंग्लिश अच्छे से आती हो, या हो सकता है कि वो रिच ना हो, मतलब मिडिल क्लास में हो, बस उसने इंग्लिश सीख ली अच्छे से, तो ये सब भी तो हो सकता है ना। तो अगर एक अच्छे ट्रेड की वजह से अगर आप उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जज करने लग जाओ तो उसको कहा जाएगा हेलो इफेक्ट। समझ गया ना, हेलो इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट आपका हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट इसका उल्टा ले लो, वहां पर हमने एक पॉजिटिव, एक क्या देखा था, हमने एक पॉजिटिव ट्रेड को मान लिया और हमने ओवरऑल उसका इवेल्युएशन कर दिया। हॉर्न इफेक्ट में क्या होता है, एक नेगेटिव इफेक्ट ट्रेड को पकड़ेंगे और उसका इंटायर इवेल्युएशन कर डालेंगे। इसका अपोजिट है हेलो का अपोजिट हॉर्न, हॉर्न का अपोजिट हेलो। ठीक है, तो एक सेकेंड गाइस, बहुत देर से मुझे एक मॉस्किटो काट रहा था तो उसकी मुझे हत्या करनी पड़ी। ओके, तो गाइज एनीवे हम गाइज डिस्कस करते हैं यहाँ पर हेलो इफेक्ट। तो गाइज देखो हेलो इफेक्ट हमने डिस्कस किया पॉजिटिव ट्रेड वाला, और हॉर्न इफेक्ट जो है नेगेटिव इफेक्ट वाला है। ठीक है, सो वन नेगेटिव ट्रेड अफेक्ट द इंटायर इवेल्युएशन। सपोज करो एक कोई एक पर्सन है, वन मिस्टेक लीड्स द मैनेजर टू बिलीव द एम्प्लॉय इज जनरली पुअर। तो कोई एक गलती अगर आपसे कर दे, जैसे सपोज करो आप एग्जाम्पल के लिए अच्छी इंग्लिश नहीं बोल, आप पीएचडी होल्डर हो लेकिन आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, लोग आपको जज करेंगे कि ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, हो सकता है 10वीं पास ही हो, 12वीं पास ही हो, क्योंकि आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, जो कि गलत चीज़ है ना। ये हॉर्न इफेक्ट हो गया फिर कि भाई एक किसी के एक नेगेटिव है कि नेगेटिव चीज़ पकड़ी आपने और उसकी पर्सनैलिटी जज करने बैठ गया, ये आपका हॉर्न इफेक्ट हो जाएगा। स्टेरियोटाइपिंग, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है पहले, जजिंग समवन बेस्ड ऑन ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वैसे देखो जो ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बेसिस पे आपने किसी को जज किया, जैसे एज्यूमिंग ओल्डर एम्प्लॉयज कैन नॉट लर्न टेक्नोलॉजी, आपने ये एज्यूम कर लिया कि अगर कोई एम्प्लॉय ओल्ड है तो वो जो है नई टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकता, जो कि गलत चीज़ है। स्टीरियोटाइपिंग वाली बात कर रहे हो आप। जैसे मैं ये बोल दूं कि यार जो लड़कियां हैं उनको कार नहीं चलानी चाहिए क्योंकि वो अच्छे से ड्राइव नहीं करती, तो क्या स्टेरियोटाइप बोले ना, तो तेरी बातें स्टेरियोटाइपिंग वाली है। इसका मतलब है कि आप पुरानी बातों को जो होते हुए आ रही हैं या पुरानी चीजें हो रही हैं आप उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्शन, एज्यूमिंग अदर्स शेयर योर ऑन बिलीव्स और फीलिंग्स, जो आप बिलीव करते हो, जो आप फील करते हो, आप ये एज्यूम कर लेते हो कि दूसरे भी वही फील कर रहे हैं। सिलेक्टिव परसेप्शन, पीपल नोटिस इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट देयर एग्जिस्टिंग बिलीव्स,
तो मैं केवल उन्हीं चीज़ों को नोट कर रहा हूँ और उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ जो जिन चीज़ों पे मैं बिलीव करता हूँ। बाकी आप किसी और चीज़ पे बिलीव करो ना करो, मैं उस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट हो गया आपका। इसमें क्या होता है, कंपेयरिंग वन पर्सन विद अनदर rather देन यूजिंग ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं एक पर्सन को दूसरे पर्सन से, और जबकि हम उसकी जो एक्चुअल चीजें हैं उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, ओवर एस्टिमेटिंग पर्सनल फैक्टर्स एंड अंडर एस्टिमेटिंग सिचुएशनल फैक्टर व्हेन जजिंग अदर्स। किसी के पर्सनल फैक्टर को आप जज कर रहे हो जबकि ये देख रहे हो कि सिचुएशन ऐसी थी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो है बहुत अमीर फैमिली से है, पढ़ करके पास हुआ, और एक पर्सन जो कि बहुत गरीब फैमिली से पढ़ करके पास हुआ। अब दोनों की जो फैक्टर्स हैं, मतलब सिचुएशनल फैक्टर दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन आप उनके पर्सनल फैक्टर से आप उनको जज करने लग जाओ, ओवर एस्टिमेट करने लग जाओ उनको। तो उस केस में जो है इस तरह के एरर आने के चांसेस रहते हैं। सेल्फ सर्विंग बायस, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर गाइस वहां भी आता है जब आपने देखा होगा कि कोई, वैसे तो मेरी इस बात से आप लोग सहमत नहीं करेंगे लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। कोई रिजर्व कैटेगरी से है, कोई ओबीसी है या एससी एसटी है, तो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो सपोज करो वो इकोनॉमिक बहुत वीक है, या उसकी जो जाति रही है एसटी है, वो बेचारा जंगल में, मतलब पिछड़ी जाति से या फिर पिछड़े एरिया से आया है निकल करके पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि जो उसकी सिचुएशन है वो एक अलग है, क्योंकि उसने बहुत मुश्किल में रह करके पढ़ाई करी है, गरीब फैमिली से था, गरीब गांव से निकल के आया पढ़ाई करके, और उसको रिजर्वेशन मिला, उसने डायरेक्ट क्रैक कर दिया। तो आपने पर्सनल फैक्टर पे अटैक किया कि भाई ये तो एस सी एस टी था इसलिए उसने एग्जाम क्रैक कर लिया, लेकिन उसके सिचुएशनल फैक्टर पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि उसको सिचुएशन में तो देखो कि कहाँ से निकल के आया, भाई वो गरीब था, गांव से निकल के आया है। तो उसको अगर रिजर्वेशन मिल गया तो क्या हो गया, वो गरीब फैमिली से था, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो शहर में बच्चे रहते हैं जिनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो एसी में बैठ के पढ़ रहा है और अच्छे से पढ़ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, हर चीज़ है उसके पास, खाने पीने को काजू बादाम खा रहा है साथ में। यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, पेट भर रोटी नहीं मिल रही है, लाइट नहीं आ रही है गाँव में, अंधेरे में बैठ के पढ़ रहा है, एसी तो छोड़ ही दो। तो इनको आप जज नहीं कर सकते ना, एक ही पायदान में कैसे रख सकते हो इनको। सेल्फ सर्विंग बायस होता है। सक्सेस इज क्रेडिटेड टू वन सेल्फ, फेलियर्स आर ब्लेम्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो अगर सक्सेस हो गए तो हम कहेंगे कि भाई क्या बात है, हमने मेहनत की है। अगर फेल हो गए तो हम ब्लेम करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स को, यार दिक्कत तो ये है। अगर जेआरएफ क्रैक कर लिया, भाई मैंने मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी मैंने। और अगर फेल हो गए, अरे यार एग्जाम ही खराब आ गया, टीचर ने गलत पढ़ा दिया था, ये तो हमें गलत तरीके से चीज़ें पूछ ली गई हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो सेल्फ सर्विंग बायस जो है वहाँ पर हो रहा है, और ये जो है आपका एक एरर है। अगर हम बात करें इस एचआरएम के अंदर की, तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनको फटाफट से डिस्कस करते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं एचआरएम के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से आइडिया है, इसके बारे में कहीं ना कहीं तो आपने पढ़ा ही होगा बचपन से। ऐसे देखो इसके अंदर जो सोर्सेज है रिक्रूटमेंट के, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। इंटरनल सोर्सेज क्या है रिक्रूटमेंट के, प्रमोशन, ट्रांसफर, एम्प्लॉय रेफरल, री एम्प्लॉयमेंट, ये सारे इंटरनल सोर्सेज हो गए। एक्सटर्नल सोर्सेज में गाइस कौन कौन से आ जाएंगे, कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया आपका, एम्प्लॉय एक्सचेंजेस, एडवर्टीजमेंट, जॉब जॉब पोर्टल, कंसल्टेंट्स, वॉक इन, सोशल मीडिया, आउटसोर्सिंग। तो ये जो है आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। अब गाइस इनको याद रखना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछ लेते हैं। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो रिक्रूटमेंट जो है आपका एक पॉजिटिव प्रोसेस है, जबकि सिलेक्शन आपका एक नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट एक अट्रैक्ट करता है एप्लीकेंट्स को, लार्ज एप्लीकेंट्स पूल बनता है और बिफोर सिलेक्शन ये किया जाता है। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, एलिमिनेट करता है अनसूटेबल एप्लीकेंट्स को, फाइनल कैंडिडेट चूजन यहाँ पर ही किया जाता है और आफ्टर रिक्रूटमेंट जो है सिलेक्शन स्टार्ट होता है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रोसेस पे कई बार मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस प्रोसेस को अच्छे से याद कर लीजिए। तो प्रोसेस कुछ इस तरीके से बोलता है कि सबसे पहले होता है जॉब एनालिसिस। सबसे पहले देखा जाएगा कि भाई जॉब में किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कि मतलब किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब देखा जाएगा, सबसे पहले ये चेक किया जाता है, जॉब एनालिसिस सबसे पहले यही किया जाएगा। उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म निकाली जाती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म निकल गई, फिर स्क्रीनिंग होती है, फिर सिलेक्शन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर रेफरेंस चेक होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर फाइनल सिलेक्शन होता है, तब जाकर के आपको जॉब ऑफर मिलता है। एक बार जॉब ऑफर मिल गया तब जाकर के आता है आपका प्लेसमेंट फाइनल, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए एग्जाम के लिए। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग भी गाइज काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग।
ऑन द जॉब में क्या होता है, एम्प्लॉय लर्न्स व्हाइल वर्किंग, एम्प्लॉय जब काम कर रहे हैं तो साथ में सीखते हैं, जैसे जॉब रोटेशन हो गया आपका, कोचिंग हो गई, अप्रेंटिस अप्रेंटिसशिप, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासरूम एंड प्रैक्टिकल लर्निंग, दोनों चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल भी चल रहा है, क्लासरूम लर्निंग भी चल रही है। और इंटर्नशिप में क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर स्टूडेंट्स मिलता है इंटर्नशिप, मतलब एक्चुअल में करके देखते हैं वो काम को। तो ये आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे आप जॉब के साथ रह करके चीजें सीखते हो। ऑफ द जॉब का मतलब क्या है कि काम से हट करके, कंडक्टेड अवे फ्रॉम वर्क प्लेस, काम से हट के, जैसे लेक्चर क्लासरूम में हो रहा है, रोल प्ले हो गया, केस स्टडी, सिमुलेशन, फेस्टिवल ट्रेनिंग, मैनेजमेंट गेम्स, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह की जो चीजें, ये सब के सब एग्जांपल आपके ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल की अगर हम बात करें, सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमेटिक इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो इससे क्या है कि हम जो हमारी एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम चेक करते हैं थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसके अंदर ट्रेडिशनल मेथड्स आते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स में आ जाएगा आपका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन, ग्राफिक रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट मेथड, एस्से मेथड एंड क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। अब गाइस इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसकी आपके जो है ट्रेडिशनल मेथड्स में आते हैं। और जो आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, जनरली वो मॉडर्न मेथड से आते हैं, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल से नहीं आ सकते हैं। तो आप इनका नाम याद कर लेना कि भाई ये जो चीजें आपके ट्रेडिशनल में आती हैं। मॉडर्न में आता है आपका एमबीयू, जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये टर्म दिया था पीटर ड्रूकर ने, जिसमें मैनेजर और एम्प्लॉय मिल करके गोल सेट करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है चीजें होती हैं। असेसमेंट सेंटर में क्या होता है गाइस, कि एम्प्लॉयज इवेल्युएट करते हैं यूजिंग रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन, केस एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन, इसके थ्रू उनको एसेस किया जाता है। मैनेजरियल पोजीशंस को जनरली इन चीज़ों से एसेस किया जाता है। 360 डिग्री फीडबैक होता है एक परफॉर्मेंस अप्रेजल में। तो इसमें क्या होता है, फीडबैक लिया जाता है सुपरवाइजर से, पीयर से, सबऑर्डिनेट्स, कस्टमर, सेल्फ, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय है, सबसे फीडबैक लिया जा रहा है 360 डिग्री। समझ गए ना, 360 डिग्री मतलब चारों तरफ घूम गया। सो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेथड इसको माना जाता है, सभी से फीडबैक लिया जाता है। और 720 का मतलब क्या हो गया, इंक्लूड्स इंटरनल फीडबैक, एक्सटर्नल फीडबैक्स एंड फॉलो अप इवेल्युएशन, मतलब 360 को दो बार कर दिया, 720 हो गया। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों से पूछा और उसका फॉलो अप कर लिया, दोबारा से कर लिया। बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल होता है, एक बार तो एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, बीएआर, इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली गई थी, बताओ सोचो। तो बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल होता है ये, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल से ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। सो कंबाइन करता है ये दो चीज़ों को, रेटिंग स्केल और क्रिटिकल इंसिडेंट, दोनों को कंबाइन करके चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब आपने कैसे देखा होगा कि जब आप ओला उबर चलाते हो, ओला या उबर जो है उस पर कभी राइड लेते हो, तो उसमें क्या होता है, आपसे रेटिंग मांगी जाती है ना, कितने स्टार रेटिंग है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, सो बार्स आर परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल्स दैट मेजर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बाय लिंकिंग स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल रेटिंग, दी जाती है 1 to 5 टू स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल एंड प्री डिफाइंड बिहेवियर्स। तो इसमें आपको रेटिंग दी जाती है। कॉन्सेप्ट जो है हमने अभी डिस्कस किया, एमबीओ किसने दिया था, पीटर ड्रूकर ने। 4 लेवल ट्रेनिंग इवेल्युएशन, डोनाल्ड किर्क पैट्रिक, और 360 डिग्री अडॉप्ट किया गया, अडॉप्टेड इन ऑर्गेनाइजेशंस 1990s में दिया गया। किसने दिया एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड था जो कि ओवर द टाइम जो है डेवलप हुआ है। जॉब एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है गाइज। देखो अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम एनालिसिस ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं पेपर वन में जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये टॉपिक है वो रिपीट हो रहे हैं, और इस बचे हुए टाइम में आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जो मिनिमम टाइम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप रिवीजन करिए प्रॉपर तरीके से, और बचे हुए टाइम में इस बात पर फोकस करिए कि जिन टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी रिसेंटली, उन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना, मतलब उन टॉपिक को और अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो आप चैनल पे विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। गाइस एक जो मुझे लगता है कि आप सभी से शिकायत रहती है मेरी, कि आप कमेंट सेक्शन में बताते नहीं हो कि हम यार कैसा पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे किस तरीके से क्लासेस जो है डिलीवर होती हैं, हमें इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आप कमेंट्स में कुछ बताते नहीं, कुछ बोलते नहीं हो। कुछ बताया करो कमेंट्स में कि आपको समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो दो चार वर्ड्स लिख दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। देखो गाइस सिर्फ स्टूडेंट्स को मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, टीचर को भी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और अभी बज रहे हैं रात के 1:30 जब मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, सोचो
रात में जग करके इस वीडियो क्रिएट करना, पीपीटी बनाना कितनी मेहनत का काम है। तो इसीलिए आप सभी से इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है कि आप एटलीस्ट वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इतना तो मिनिमम आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है। तो आप अपने कुछ वर्ड्स लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में, वीडियो को हमेशा लाइक किया करो और शेयर किया करो उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा सकते हो व्हाट्सएप पे, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे जो भी आपके यूजीसी नेट की जो है फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज देखो, जॉब एनालिसिस जो है वो दो तरह, इसके अंदर दो चीजें होती हैं जॉब एनालिसिस के अंदर, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, इसके अंदर जॉब टाइटल होता है, जॉब लोकेशन होती है। याद रखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। जॉब समरी होती है, रिपोर्टिंग किसको करनी है, वर्किंग कंडीशन कैसे रहेंगी, जॉब ड्यूटी क्या क्या निभानी पड़ेंगी, मशीन्स टू बी यूज्ड एंड हैजर्ड। तो ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसके अंदर क्वालिफिकेशन मेंशन की जाती है कि कितना क्वालिफाइड हमें पर्सन चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस कितना चाहिए, ट्रेनिंग किस लेवल की करानी है या किस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, स्किल्स क्या चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या मिलेंगी इसको, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेंसरी डिमांड्स। तो गाइस देखो, इसको सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं कि अगर सपोज करो, अगर आप ये कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो अप्लाई जब आप करोगे तो किस बेसिस पे करोगे भाई। यूजीसी नेट एग्जाम आपने क्वालिफाई किया, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाओगे तो वहां पर चलो असिस्टेंट प्रोफेसर का देखते हैं स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन में क्या होगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो जब आप अप्लाई करोगे तो आपसे क्या बोला जाएगा कि भाई आपका पीजी प्लस नेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। बोला जाएगा ना, सबसे पहली बात तो यही बोली जाएगी। इसका मतलब वो जॉब स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर आपसे क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है, आपके आपसे एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है। बहुत होता है ना कि आपने कितना टीचिंग करी, कहाँ टीचिंग करी है, या पीएचडी करी नहीं करी है, सब सब आपका जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आ जाएगा। आपके अंदर जो भी स्किल्स वगैरह हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी आपको दी जाएंगी, वो सब आपका इसके अंदर आ जाएगा। फिर जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब कि जॉब की टाइटल क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर। किस नाम से बोला जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से बोला जाएगा। दिस इज जॉब टाइटल। जॉब लोकेशन मतलब कहाँ पढ़ाओगे, कॉलेज में पढ़ाओगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे, किस जगह पढ़ाओगे। जॉब समरी क्या क्या करना है, कैसे करना है, रिपोर्टिंग किसको करनी है, वर्किंग कंडीशन कैसी रहेंगी आपकी, जॉब क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी आपकी, ये सब जो है जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, और यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ही हाई चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब गाइज देखो, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है कॉमर्स का, इसमें जो है आप देखेंगे पीवाईक्यूज जो है काफी रिपीट हुए हैं। तो आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लो, थ्योरी तो पढ़ लो, अच्छी बात है। इसके अलावा पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस कर लेना। 2024 बस बस 2 साल के लगा लो, 2024 के और 2025 के जो रिसेंटली अभी हुआ है। इनफैक्ट 24 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 से भी लास्ट ईयर ही हुआ है, इस वजह से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। 24 से ज्यादा क्वेश्चन डाले जा रहे हैं एग्जाम में, तो 24 वाले लगा लो। और मैंने ये जो पीवाईक्यूज है फ्री में अवेलेबल करवा रखे हैं अपनी ऐप के अंदर, तो वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, हमें कोई चार्ज भी नहीं ले रहे हैं आपसे। जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, हमारी ऐप के ऊपर जो उसका होम पेज है, वहां पे आपको दिखेगा फ्री स्टडी मटेरियल, ठीक है। इस तरीके से आपको दिख जाएगा वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, आप उसको ओपन करेंगे, तो वहां पर आपको स्क्रॉल करना है स्क्रीन को, यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूजीसी नेट पीवाईक्यूज करके फोल्डर दिख जाएगा। आप उसको ओपन करेंगे, वहां पर कॉमर्स का फोल्डर अलग होगा, मैनेजमेंट का अलग होगा, पेपर वन का अलग होगा। तो आपको मैनेजमेंट वाले पे क्लिक करना है और इसी के अंदर आपको जो है ये पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड करके वहां से प्रैक्टिस कर लेना। गाइस देखो, ये आपका पार्ट 1 था जो मैंने आपको डिस्कस किया है। पार्ट 2 मैं लेके आऊंगा अभी जल्दी ही, थोड़ी देर में, तो आप उसको भी देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। क्विक रिवीजन करना चाहते हो अगर पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स की, तो आप रिवीजन सीरीज 4.0 फॉलो कर सकते हो, जो कि यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स को इसी तरीके से मिनिमम टाइम में कवर किया हुआ है। तो आप चाहें तो इस कंप्लीट सीरीज को देख सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिनिमम टाइम में आप इस सीरीज को कवर कर पाएंगे। और इस सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा, प्लेलिस्ट जो लिंक है रिवीजन सीरीज 4.0 का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा गाइस, अगर दिसंबर 2026 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो गाइस देखो, आपने देख ही लिया होगा कि मैं आपको कंप्लीटली टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूँ। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता क्लास में। अगर हम पढ़ रहे हैं 1 घंटा, तो इफेक्टिव तरीके से स्टडी करेंगे। तो मैं कंप्लीटली आपको टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड ही पढ़ाता हूँ। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जो कि कंप्लीटली, जिसके थ्रू आप आराम से रिवीजन कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इनरोल करने का जो प्रोसेस है बहुत आसान है। आपको सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन में
गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूज़र हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो उस लिंक का यूज़ करते हुए ही आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अब गाइस देखो, जो मैंने जिस तरीके से मैंने कंटेंट डिलीवर किया है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लेना। रिवीजन के लिए मैं ट्राई करूंगा कि जो पीडीएफ है मैं आपको जो हमारी ऐप है इसी ऐप के अंदर ही अवेलेबल करवा दूंगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में तो इसी के होम पेज पे आपको दिखेगा फिर स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन। तो वहीं पे मैं आपको ट्राई करूंगा वाईटी क्लास करके एक फोल्डर बना करके इस पीडीएफ को वहीं पे अवेलेबल करवा दूं। तो इसके थ्रू जो वहाँ पर आप आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे, आराम से इस पीडीएफ का यूज़ करते हुए रिवीजन भी कर पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।